हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं हूं करण सिंघई और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 दैट इज इंटीग्रेशन शॉर्ट आंसर सीरीज। तो एमसीक्यूज में मैंने आपसे कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे। आई होप आप सबने रिवाइज किए होंगे और आपकी आसानी के लिए इस मैंने इंटीग्रेशन वाले हर सीरीज में दैट इज शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू एंड अगर लॉन्ग आंसर सीरीज, ये सब बेसिक कंसेप्ट इंसर्ट किए हुए हैं। तो अगर हमको किसी क्वेश्चन में लगता है कि हमको रेफर करने की जरूरत है तो हम वापस से इनमें आ जाएंगे। और अगर आपको फिर से बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करने हैं तो आप एमसीक्यू वाला वीडियो फिर से रेफर कर सकते हो। उसमें मैंने ये सारे बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए हुए हैं। तो अभी के लिए हम डायरेक्टली मूव करेंगे विद आवर क्वेश्चन। अगर हमको कहीं डाउट लगता है तो हम वापस से इन बेसिक कंसेप्ट्स में आ जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम दैट इज इवेल्युएट एक्स क्यूब प्लस 2e की पावर x माइनस 1/x dx। तो यहाँ पर आपको एल्जेब्रिक प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिए हुए हैं 3 इन एडिशन सब्सट्रैक्शन में। तो आपको बेसिक फॉर्मूलेस याद है तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। और ये जो आपका प्रॉब्लम है वो किसका है? इनडेफिनेट इंटीग्रल का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं दी हुई। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके इनको ब्रेक डाउन करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्योंकि आपका ये शॉर्ट आंसर टाइप है तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ लिखनी होगी। तो सबसे पहले ये लिखोगे आप कि वी स्प्लिट द इंटीग्रल इनटू दीज 3 टर्म्स। फिर अपन क्या करेंगे, एक एक को सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ तक आप लिख लोगे, सेम टू सेम क्वेश्चन उतारना है। फिर अपन एक्स क्यूब के साथ डील करेंगे। तो एक्स क्यूब का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, जब हम करते हैं तो क्या आता है, एक्स n+1 अपॉन n+1। n इस केस में क्या है, मेरा 3 है। तो मेरा हो जाएगा x 3+1 अपॉन 3+1 दैट इज x की पावर 4/4। ठीक है। नेक्स्ट मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो उसका क्या होता है, कांस्टेंट आप बाहर रख दो, e की पावर x ही आ जाता है, तो 2e की पावर x। नेक्स्ट मेरा क्या है, 1/x है। तो मेरे को पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, ln x आ जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड ln x। अब मॉड आप हमेशा लेकर चलोगे जब भी आप इंटीग्रेशन के साथ डील करोगे। क्यों? क्योंकि हम इंटीग्रेशन से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया। और एरिया हम हमेशा पॉजिटिव ही शो करते हैं रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। तो अगर अब मैं सबको क्लब करके लिख दूं तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 2e की पावर x माइनस ln x। सो माय फाइनल आंसर रिपोर्टेड विल बी दिस। और प्लस c क्यों रहेगा, क्योंकि मेरा इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमेशा ऐड रहेगा। ये आप नहीं लिखोगे, आपके कुछ मार्क्स कट हो सकते हैं। तो इनडेफिनेट केस में आपको c लगाना ही, ये आदत बना लो। नेक्स्ट इज, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6 गिवन दैट f of 0 इज इक्वल टू 3। तो पहले तो आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, फिर कांस्टेंट को हटाने के लिए आपको एक कंडीशन दी हुई है कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे 3 है। तो हम लिखते हैं एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन करना है। अब बहुत आसान है, एक्स क्यूब का भी हम करके आए। तो एक्स क्यूब का x की पावर 4/4 आ जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया आपका, 6 का आ जाएगा 6x और आ गया मेरा c कांस्टेंट। तो मेरा फंक्शन की वैल्यू तो देखो मैंने निकाल ली। अब मेरे को दिया है कि x की वैल्यू जब मैं 0 रखता हूँ, f of 0 इज इक्वल टू 3 का मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो f की वैल्यू 3 है। तो f of 0 रख के मैं इसमें 0 रख दूंगा। तो 0 का पावर 4, 6 पावर 0 प्लस c, और f of 0 क्या है, 3 दिया हुआ है। तो मेरा क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ गई मेरी 3। तो हमने एंटी डेरिवेटिव भी निकाल लिए हैं और क्या हुआ, हमारी c की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 3 आ गई है। और एंटी डेरिवेटिव में हम वापस पुट कर देंगे तो हमारा फंक्शन आ चुका है। अब देखो यहाँ पे हमारा c हट गया, क्यों? क्योंकि कंडीशन से हमको पता चल गई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो, किस केस में भी, डेफिनेट इनडेफिनेट के केस में भी। क्यों? क्योंकि हमको एक कंडीशन पता थी। तो हम ऐसे आंसर रिपोर्ट कर देंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx। तो ये देखो, ये प्रॉब्लम आते ही आपके दिमाग में ना फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए, किसका, कि tan इनवर्स x का मेरा जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 1/1 प्लस x²। ये आपको फॉर्मूला याद है तो आप खट से क्लिक करेगा कि हाँ, अगर मैं इसको 1/x tan इनवर्स x को t मान लूंगा अगर मैं, तो क्या होगा, मेरा जो dt निकल के आएगा। सबसे पहले तो आप dx निकालोगे, इसका dy/dx करोगे, दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, dx 1/x², क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन मेरा ये होता है। और t का क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये चीजें हट जाएंगी आपकी, ये आपको दिख रहा होगा। तो आपको ये सब विजुअलाइजेशन कब आएगा, जब आपको फॉर्मूलेस बहुत अच्छे से याद होंगे। तो अगर आपको फॉर्मूलेस याद है तो आप तुरंत विजुअलाइज कर पाओगे कि ये वैल्यू मेरी इतनी है तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। वैल्यू मैंने डाल दी, ये इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने tan इनवर्स x को t माना है तो sin t आ जाएगा। और ये इतना वैल्यू
ये तो dt के बराबर है मेरा। तो ये देखो आपकी प्रॉब्लम कितनी ज्यादा सिंप्लीफाई हो गई। अब आपको सिंपल सा एक नॉर्मल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये अपनी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, अपन ने एक प्रॉपर्टी स्टार्टिंग पढ़ी थी कि एफ एक्स डी एक्स करो या एफ टी डी टी करो, एक ही बात है। तो ये अपना इंटीग्रेशन उसी के बराबर है। तो साइन टी का क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस टी, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा प्लस सी। अब टी तो हमारा प्रॉब्लम में नहीं था, तो हमको क्या करना पड़ेगा, टी को हम सब्स्टिट्यूट बैक कर देंगे। तो टी में सब्स्टिट्यूट बैक कर दूंगा इसमें, तो माइनस कॉस इनवर्स टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। कांस्टेंट तो आपका वही का वही रहेगा, कांस्टेंट जानने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट अगर 4 आ रहा होगा 5 अगर हमको पता ही नहीं है तो हम सी ही लिखते चलेंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रिपोर्ट कर देंगे हम this one। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूले के साथ प्ले करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवैल्यूएट sin क्यूब x dx यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब sin क्यूब x आ गया तो हम नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि हमको sin x का फॉर्मूला याद है। sin क्यूब x के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्ले करना पड़ेगा विद दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज टू रीच टू सिंपल sin x। तो sin 3x का फॉर्मूला ये हम क्लास 10 में ही पढ़ते हैं, नहीं पढ़ा है तो ये होता है कि sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंटरेस्टेड किस में, क्यूब वाले में, sin क्यूब x हम चाह रहे हैं। तो हम इसको इधर उधर करके अगर sin 3 sin x को मैं उधर ले जाऊं, या सपोज इसको यहाँ ले आता हूँ, इसको यहाँ ले आता हूँ, 3 sin x माइनस sin 3x बाय 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका 4 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया मेरा। रीअरेंज करके हमने sin क्यूब x निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन मार दूंगा। तो इंटीग्रेशन मारूंगा तो मतलब इसका इंटीग्रेशन मेरे को करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब मेरे को पता है इंटीग्रेशन इस चीज का करना है, तो मैं ये 3/4 ये -1/4 को भी अलग कर लेता हूँ। तो 3/4 1/4, तो बेसिकली इसका करना है और इसका करना है। अब sin x का तो मेरे को बहुत ईजिली पता है, क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। और sin 3x जब भी आपको ऐसी चीज मिलेगी तो क्या होता है कि आप sin का तो डायरेक्ट करो, फिर 3x का डिफरेंशिएशन हो जाता है और जो भी होता है वो नीचे आ जाता है। तो डिफरेंशिएशन 3x का क्या आएगा, 3, और वो आ जाएगा नीचे। ये स्टैंडर्ड तरीका है आपको ऐसी चीजों का। तो अब देखो अपने को दोनों वैल्यूज पता है। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी विल पुट बैक दीज वैल्यूज। तो sin x dx का हो जाएगा माइनस कॉस x, और sin 3x का हो जाएगा cos 3x प्लस 3। अब इस चीज को हम थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे। तो इसका हो जाएगा 3/4 माइनस बाहर निकाल दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12 और cos 3x प्लस c। तो इस तरीके से हम आंसर रिपोर्ट कर सकते हैं। दिस विल बी अवर व्हाट फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवैल्यूएट x² माइनस 16 dx। तो देखो अब इसमें आप कैसे करोगे, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। तो इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या ट्रिक्स बताई थी कि जब भी अपने को ऐसे स्क्वायर टाइप का फॉर्मेट मिलेगा इंटीग्रेशन, तो हम उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो आप फैक्टराइज जब करोगे तो दिख रहा है आपको कि a² माइनस b² का फॉर्मेट बना हुआ है, जो कि किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो x माइनस 4 और x प्लस 4 यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब इस चीज को अगर मैं फैक्टराइज, ये मैंने आपको बताया था कि ये वाला डिकम्पोजिशन हम करेंगे यूज। तो देखो स्क्वायर वाला है तो कैसे डिकम्पोज होगा, ऐसे हो जाएगा। अब इस चीज को मैं कंपेयर करूं, देखो इसको फैक्टराइज अगर आप करोगे वापस से, तो ऊपर क्या बनेगा, ax प्लस 4, ठीक है, और bx माइनस 4, और नीचे आपका सेम टू सेम बन जाएगा, ठीक, नो डाउट इसमें। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसके बाद मेरे को कंपेयर करने हैं इन यहाँ पे और इन दोनों पे कि कोफिशिएंट्स मेरे क्या क्या हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो 1 है मेरा, यानी कि x का तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं। और अगर मैं इससे अलग करूं तो मेरा क्या बन रहा है, 4a मेरा अलग बन रहा है और माइनस 4b। तो एक तो ये बन रहा है मेरा, और क्या बन रहा है मेरा, अगर x को मैं कॉमन ले लूं तो a प्लस बी बन रहा है। तो देखो दोनों चीज को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहाँ x का तो कुछ है ही नहीं, तो मैं x इंटू 0 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जा रहा है, a प्लस बी हो गया मेरा 0 के बराबर, और 4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 4a माइनस बी मेरा हो गया है 1 के बराबर, ठीक है। कंपैरिजन से हमको दो इक्वेशन मिल गई। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ इसको फर्दर, इन दोनों इक्वेशन को, तो मैं कैंसिल करके वैल्यूज निकाल सकता हूँ। 1/4 यहाँ लेके आपस में ऐड करूंगा तो 2a इज इक्वल टू 1/4, यानी कि a इज इक्वल टू मेरा 1/8 आ जाएगा। a इज इक्वल टू मेरा 1/8 आ जाएगा, और b क्योंकि a माइनस b इज इक्वल टू 0, कितना आ रहा था अपना, हाँ, a प्लस b इज इक्वल टू 0 है, तो a विल बी इक्वल टू माइनस b, सो b विल बी -8। तो इस तरीके से हम डिकम्पोजिशन अब हमने कर लिया। तो अब क्या करेंगे, हम वापस वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पे a की वैल्यू डाल देंगे 1/8 और b की वैल्यू डाल देंगे -1/8।
तो a की वैल्यू तो मैंने डाल दी 1/8 और b की वैल्यू डाल दी मैंने -1/8, तो ये माइनस यहाँ लिख दिया। अब देखो बहुत ईजी हो चुका है सॉल्व करना, क्यों? क्योंकि 1/x का फॉर्मेट मेरा बन गया है, तो 1/x का फॉर्मेट बन गया तो क्या आ जाएगा इजिली, 1/x का क्या होता है ln x मॉड में आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा ln x + 4 सॉल्व करके, ईजिली हो गया एकदम। तो इस तरीके से हम इन सब चीज़ों के साथ प्ले करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये वाली टर्म का तो मेरा आ गया 1/8 ln x - 4 मॉड में और ln x + 4 मॉड में। अब मैं वापस वैल्यूज यहाँ पुट कर दूंगा। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि x - 4 है यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्ट लगा दोगे ln और फिर इस चीज़ का फैक्टराइज करोगे तो x का ही 1 आएगा, 4 का तो 0 हो जाएगा, तो वैसे कोई टर्म्स इधर उधर आ नहीं रहे अपने, तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मेट आपका बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्योंकि माइनस है और लॉग की प्रॉपर्टी होती है अगर माइनस है बेस सेम है तो हम डिवीजन में लिख देते हैं, तो 1/8 भी कॉमन लिख के ये आ गया। तो इस तरीके से आपको डिकम्पोजिशन वाली फॉर्मूलेस का यूज करना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट log x dx। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे अपन को इसका फॉर्मूला ही डायरेक्ट याद होना चाहिए, लेकिन कई बार अगर आ गया शॉर्ट आंसर में तो हम इसको बाय पार्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो बाय पार्ट से सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको बाय पार्ट्स मैंने आपको बताया होगा कि क्या करना होता है। बाय पार्ट्स में हम u और v लेके चलते हैं और u v की मदद से हम सॉल्व कर लेते हैं प्रॉब्लम को। तो देखो u अगर मैं अपना log x ले लूँ और v यानी कि यहाँ पे कुछ और वैल्यू तो है नहीं, तो 1.log x dx लेके मैं चल सकता हूँ। फिर मैंने आपको क्या बताया था, आइलेट का रूल लगता है, तो आइलेट इनवर्स log एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो देखो अब log तो है और बाकी कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, log को 1 मान लेंगे और 1 को 2 मान लेंगे। अब मैंने बताया था बाई पार्ट्स में क्या होता है, जब अपन इसको एक्सपेंड करते हैं तो पहला फंक्शन वैसे ही वैसे दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो पहला ऐसे ही का ऐसे ही log हो गया मेरा और log x पहला अपना, तो log x वैसे कैसे 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, दैट इज x माइनस पहले वाले का डिफरेंशिएशन log x का 1/x, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन 1 का x का होल इंटीग्रेशन, तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बस बचेगा और dx, तो 1 का इंटीग्रेशन वापस से क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, log x माइनस x विल बी योर आंसर, x log x माइनस x विल बी योर आंसर। तो ये देखो x log x माइनस x को कॉमन ले लिया, सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व। इस तरीके से आप बाय पार्ट्स लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, फिर से बाय पार्ट्स का क्वेश्चन, x ex आ गया, तो अब देखो फिर आइलेट लगाओ, ठीक है, ये और वैसा मेथड जो मैंने फॉर्मूला से आपको बताया था, लेकिन अपन आइलेट लेके चलेंगे। तो इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक मिल गया, यानी कि x हो गया फर्स्ट और फिर एक्सपोनेंशियल ex हो गया। तो अब देखो कैसे अपने को ब्रेक डाउन करना है, फर्स्ट वाले ऐसे ही कैसे ही, तो फर्स्ट वाला ऐसे कैसे x लिख दिया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो ex का इंटीग्रेशन करोगे वापस ex आ जाएगा माइनस, अब क्या करना है फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो ex का इंटीग्रेशन ex का होल इंटीग्रेशन, यानी कि ex का फिर से इंटीग्रेशन कर दो, तो x e की पावर x, ex का फिर से इंटीग्रेशन करोगे फिर ex आ जाएगा प्लस c कांस्टेंट। सो दिस विल गिव अस आवर आंसर, दैट इज व्हाट x e की पावर x माइनस ex, या फिर e की पावर x को भी कॉमन निकाल लो, तो x माइनस 1 प्लस c। सो वी कैन चेक आवर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखो, ये एक क्या ना आपकी आइडेंटिटी होती है कि अगर आपका e की पावर x कहीं दिया हो और फंक्शन दिया हो, ठीक है, साथ में और f डैश x दिया हो, तो जो आपका फाइनल आंसर आता है ना निकल के, वो निकल के आता है आपका ये e की पावर fx प्लस c। दिस इज आवर स्टैंडर्ड रूल फॉर्मूला, आप इसको कुछ भी बोलो, इसको आप क्वीन प्रॉपर्टी बोल दो, मैंने किंग आपको बताई थी, क्वीन मान के चलो। अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं क्वीन प्रॉपर्टी आपको याद है तो तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में विजुलाइज करते हैं, fx मेरा tan इनवर्स x है अगर, तो मेरे को पता है कि f डैश x यानी कि f डैश f ऑफ dy ऑफ dx ऑफ tan x क्या होता है मेरा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो ये उस फॉर्मेट में एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि e की पावर x लिखा हुआ है, tan x लिखा हुआ है और tan इनवर्स x लिखा हुआ है, तो हमको पता है कि इसका इंटीग्रेशन होता क्या है, दिस विल बी ex fx, दिस वन ex fx प्लस c। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, डायरेक्ट पेन भी नहीं चलाना, e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। कब, जब हमको पूरे फॉर्मूलेस अच्छे से याद नहीं है तो फिर आप उलझे रहोगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। नेक्स्ट वन इज यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम। क्या है फंडामेंटल थ्योरम, कि ये इंटीग्रेशन क्या दिखाता है हमारा,
एरिया दिखाता है। और ये कौन सा अपना आ गया है इंटीग्रेशन का केस, दिस इज आवर डेफिनेट इंटीग्रल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों लिमिट्स हैं, अपर भी और लोअर भी। तो एक्स स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है, कर लो। इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला स्टार्टिंग वाला, n हमारा यहाँ पे 2 है तो x क्यूब बाय 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x n+1 बाय n+1 होता है, किसका, x की पावर n का। तो ये आ गया। अब c हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पता है। तो अब आगे इसको सॉल्व करके हम क्या लिख सकते थे, 3 और 2। तो अपर लिमिट 3 है तो 3 का क्यूब बाय 3 माइनस 2 का क्यूब बाय 3, दिस विल बी आवर आंसर, दैट विल बी 27 बाय 3, दैट विल गिव अस 9 माइनस 8 बाय 3। इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो आप, 27 minus 8, that is 19 by 3, you will get the answer. So 19 by 3 will be your answer. Next question, what is the, अब theoretical आ गया कि what is the difference between indefinite and definite integral। तो हमको पता है कि indefinite integral क्या represent करते हैं, it represent the family of functions and includes a constant of integration, it is written as fx plus c। तो अगर indefinite हमारा होता है तो एक constant of integration हमारा हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता नहीं कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है हमारे एरिया कैलकुलेशन की। सेकंड, अगर डेफिनेट इंटीग्रल है तो इट रिप्रेजेंट्स नेट एरिया अंडर द कर्व विद इन स्पेसिफिक लिमिट्स। तो ये क्या दिखाता है, नेट एरिया दिखाता है। तो इसलिए हमको इसकी लिमिट्स लगाने की, सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और हमको एक फाइनाइट वैल्यू में, नंबर में आंसर मिलता है। कैसे? जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया तो एक नंबर हमको मिला, लेकिन जब हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉब्लम देखो कर रहे थे तो हमको कोई भी डेफिनेट नंबर नहीं मिलेगा। ये देखो यहाँ पे एंड हो गया आंसर। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट ऑफ सी लगा है, इनडेफिनेट है, तो हमको कोई एक नंबर वैल्यू नहीं मिल रही, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। वेरएज जब डेफिनेट इंटीग्रल आपने सॉल्व किया प्रॉब्लम तो आपको एक स्पेसिफाइड वैल्यू मिली। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल। So this leads us to end of our short answer type series for chapter number 7. Next हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे लॉन्ग आंसर, जिसमें और कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी हमको इंटीग्रेशन की। तो टिल देन आपको कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।